Hello students, how are you all? I hope you are all fine. Today we are reading our chapter 1 from our book Civics. Chapter name is Understanding Diversity means विविधताओं को समझना. विविधता मीन्स बेटा आप इसे डिफरेंसेस में समझ सकते हैं कि हम सब में कितने डिफरेंसेस होते हैं. आपने अपनी क्लासरूम में भी देखो, आपको सब एक जैसे थोड़ी ना दिखाई देते हैं, नहीं दिखते ना. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि पीपल डिफरेंट कैसे हैं, मतलब हर कोई कैसे डिफरेंट, हम उसको ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमसे डिफरेंट है. हम डिफरेंशिएशन उनके रीजनल पे करते हैं कि उनका रीजनल कैसा है, वो माउंटेन एरिया में रहते हैं या फिर प्लेन एरिया में रहते हैं, कि उनका कल्चर कैसा है, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड कैसा है. इन सब चीज़ों से हम उन्हें डिफरेंट कहते हैं, है ना. ये जो डिफरेंट पीपल है, सबका अलग अलग बैकग्राउंड होता है, हर किसी की अपनी अलग रिलीजन होता है, अपना अलग कल्चर होता है, लेकिन हम फिर भी सब कहाँ रहते हैं, इंडिया में. और हम सब क्या कहलाते हैं, इंडियन. क्यों, ये एक इंडिया की बहुत ही, आप इसे इंटरेस्टिंग पार्ट कह सकते हो कि इंडिया के अंदर डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ हैं, है ना. बहुत सारी अलग अलग विविधताएं हैं और फिर भी इंडिया क्या है, हमारे लिए एक है. बेटा ये 3 पिक्चर्स गिवन है, ये 3 चिल्ड्रंस ने ड्रॉ की है. क्या आपको ये सिमिलर लग रही है, एक जैसी लग रही है, नहीं लग रही है ना. अगर हम आपको क्लास में ये एम्प्टी बॉक्स गिवन है, इसमें बोलते हैं कि आप लोग पिक्चर ड्रा करो, अगर हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या ये ज़रूरी है कि सबकी पिक्चर एक जैसी होगी, नहीं ना. हर किसी का ड्राइंग स्टाइल भी अलग होता है, राइटिंग स्टाइल अलग होता है, हर किसी की अपनी अलग अलग स्टाइल है, हर किसी के पास अपना एक, हर किसी का यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है ना. ज़रूरी नहीं है कि हम खुद भी, आप अपने आप को ही देख लो, आप क्लास में, आप 6 क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स हो, क्या आप सब एक जैसे दिखते हो, क्या आप सबकी एक जैसी लैंग्वेज है, क्या आपका सबका कल्चरल बैकग्राउंड सेम है, क्या आपका सबका रिचुअल सेम है, नहीं ना. क्या हम एक जैसा ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है. नाउ आप देखो, एक छोटा सा इन्होंने ब्लॉक दिया हुआ है. क्या हम घर पर एक जैसे कपड़े पहनते हैं, हम एक जैसी बातें करते हैं, क्या हम सबका एक फेवरेट स्पॉट हो सकता है. आप 2 फ्रेंड ही ले लो, आप और आपका फ्रेंड, आपके क्लास में से 2 फ्रेंड ले लिए हमने, तो आप दोनों ही बताओ आपस में कि क्या आप एक जैसे कपड़े पहनते हो, एक जैसी बिल्कुल जैसे सब बात करते हैं घर पे, ऐसे ही स्पीक करते हो सबके साथ. आपका भी वही फेवरेट स्पॉट है जो आपके फ्रेंड का है, ऐसा ज़रूरी है. वो भी घर पे वही बुक पढ़ता है जो आप पढ़ते हो. तो ऐसा हो सकता है कि इन 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स आपके सिमिलर हो, लेकिन सारे के सारे सिमिलर हो नहीं. इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है ना. आप में से बहुत सारों की डिफरेंट लैंग्वेज होती है, बट सब में सिमिलरिटीज़ नहीं होती हैं, सब कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी आप एक ही क्लास में, और आपको क्या कहा जाएगा, स्टूडेंट्स कहा जाएगा, है ना. आपको आपके क्लासमेट से डिफरेंट क्यों कहा जाता है, हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं आपके फेस से. मोस्टली फेस देखकर ही तो पहचानते हैं हम कि आप ये हैं, आप ये हैं. अब आगे दे रखा है हमें मेकिंग फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं. क्या आपको इजी लगता है फ्रेंड बनाना, और इजी तो है, लेकिन अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो तो आप कैसे फ्रेंड बनाएंगे. ये एक स्टोरी है, इसमें एक चीज़ गिवन है. मुझे एक बहुत ही, अब ये स्टोरी 2 बॉयज़ की है जिनका नाम सेम है, दोनों का ही नाम सेम है. चलो मैं आपको लाइन वाइज बताती हूँ ये कैसे स्टोरी जनरेट की है, मैं बताती हूँ आपको. देखिए, एक लड़का न्यूज़पेपर बेचता है जनपद पर, कहाँ पर, ट्रैफिक सिग्नल पर. वो लड़का हिंदी में भी बोलता है, उसके कपड़े फटे पुराने से हैं, न्यूज़पेपर बेचता है और वो हिंदी इंग्लिश में दोनों में बोलता है, ठीक है. वो जो साइकिल पर है एक लड़का, आप देख रहे हो पिक्चर में, वो लड़का उससे कहता है कि तुम मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दो. तो वो लड़का जो न्यूज़पेपर बेचता है वो कहता है, हिंदी, आपको हिंदी आती है. वो कहता है हाँ मुझे हिंदी आती है, क्योंकि मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट था मेरा हिंदी. तो जो न्यूज़पेपर बेचता है वो पूछता है सब्जेक्ट क्या होता है, स्कूल क्या होता है, ठीक है. इतना कहते ही लाइट्स जो है ट्रैफिक सिग्नल पे चेंज हो जाती है, वो अपनी साइकिल लेकर आगे चला जाता है. नेक्स्ट डे क्या होता है, वो फिर आता है, वो कहता है भैया, वही बाइसिकल वाला, और जो न्यूज़पेपर बेचता है वो कहता है भैया आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है. उसे न्यूज़पेपर देता है और कहता है, पूछता है आप बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है, ये मुझे बताइए
कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। वो सब्जेक्ट को भी थोड़ा अलग से साउंड कर रहा था। अलग से साउंड क्यों कर रहा था बेटा? क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया था और इंग्लिश का वर्ड था वो, तो उसकी टंग पर वो सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। वो बोलते हुए सब्जेक्ट को थोड़ा स्ट्रेंजली बोल रहा था। वो पूछता है कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है? वो कहता है मैं बताता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो वो कहता है मैं तो जब छोटा सा था, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तब से मैं न्यूज़पेपर देखता हूँ। पहले मैं अपनी मदर के साथ आता था न्यूज़पेपर देखने के लिए, और अब मेरी मदर वो पूछता है कि तो आपकी मदर कहाँ गई अब? बाइसिकल वाला पूछता है कि आपकी मदर कहाँ गई अब? वो कुछ बताता है कि मेरी मदर मेरठ, इतने में ही सिग्नल ग्रीन हो जाता है और वो अपनी बाइसिकल लेके चला जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर मिलता है वो रैग्ड बॉय। वो पूछता है, वो उसे आते ही बताता है बाइसिकल वाले से कि मेरा नाम समीर है। तो बाइसिकल वाला भी कहता है कि मेरा नाम भी समीर है। वो और उसकी बाइसिकल ना वोबल हो जाती है, थोड़ी लड़खड़ाने लगती है जब वो एकदम से सडनली से सुनता है ना कि मेरा नाम भी समीर है। तो वो कहता है आपको पता है हनुमान जी के फादर का नाम समीर है। समीर, तो जो रैग्ड बॉय है वो अपने आप को ऐसे मेंशन करता है। कैसे? साइकिल वाले को तो बोलता है वो समीर 1 और अपने आप का नाम रख देता है समीर 2। ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होता है? अगले दिन फिर सिग्नल ग्रीन होता है, फिर चला जाता है। नेक्स्ट डे वो आता है, लेकिन उसके फेस पर, रैग्ड बॉय के फेस पे वो स्माइल नहीं होती है। वो कहता है कि तुम्हें पता है मेरठ में ट्रबल हो गया है, मेरठ में फाइट हो गई है, बहुत सारे लोग जो है मेरठ में रियॉट्स में मारे गए हैं। क्या तुमने आज की हेडलाइन देखी? वहाँ पर क्रिमिनल रेड्स हुए हैं। लेकिन समीर वो कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। किससे कहता है वो? बाइसिकल, जो बाइसिकल बॉय है उससे रैग्ड बॉय बताता है कि मैं मुस्लिम हूँ, और जो बाइसिकल बॉय था वो हिंदू था। तो इतनी ही सी बातें होती हैं उनकी। फिर वो सिग्नल ग्रीन हो जाता है और वो चला जाता है। नेक्स्ट डे वो बाइसिकल बॉय देखता है कि वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता, क्रॉसिंग पर कोई भी नहीं है वहाँ, ना कोई न्यूज़पेपर वाला है, ना हिंदी वाला, ना इंग्लिश वाला, और ना ही वहाँ पर समीर 2 है, क्योंकि रैग्ड बॉय ने अपना नाम समीर 2 रखा था ना। अब जब समीर 1, देखो समीर 1 कैसी फैमिली से था? हिंदू फैमिली से था, और वो इंग्लिश भी जानता था और हिंदी भी जानता था। ठीक है, दोनों लैंग्वेज जानता था, तो वो इजीली उससे कम्युनिकेट कर रहा था। और समीर 1 हिंदू फैमिली से था, और समीर 2 मुस्लिम फैमिली से था, और उसका कल्चर, उसका रिलीजन बैकग्राउंड क्या था? मुस्लिम। और वो कभी स्कूल भी नहीं गया था। उसका डिफरेंट रिलीजन हुआ, उसका कल्चर अलग हुआ, उसका बैकग्राउंड अलग हुआ, हो गया ना उसका बैकग्राउंड अलग, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया, और समीर एक स्कूल भी गया था, अच्छी फैमिली से था। तो आप देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स। आप इनके फेस्टिवल्स की लिस्ट भी बना सकते हैं कि समीर 1 जो किस फैमिली से बिलोंग करता है बेटा? हिंदू फैमिली से, उनके क्या फेस्टिवल्स होते हैं, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और समीर 2 जो मुस्लिम फैमिली से है वो लोग क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब आप देखिए कि अलग अलग रिलीजन, अलग अलग बैकग्राउंड है उनके, समीर 1 के समीर 2 के, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। एक एग्जाम्पल ये भी है कि समीर 1 स्कूल भी जाता था जब, और समीर 2 क्या करता था? न्यूज़पेपर बेचता था। हाँ ना, दोनों में डाइवर्सिटीज़ है ना, लेकिन फिर भी दोनों क्या बने? फ्रेंड बने। आपको क्यों लगता है कि समीर 2 स्कूल क्यों नहीं गया था? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वांटेड टू? कि अगर वो स्कूल जाना चाहता तो क्या उसके लिए ईजी था? आप अपने ओपिनियंस पे सोचिए कि क्या हो सकता है। इसके बारे में जब हम क्लास में मिलेंगे तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। समीर 2 को वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कभी स्कूल जाने की, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। उनके पास खाने के लिए और कपड़े पहनने के लिए भी नहीं थे, इवन उसके पास जगह भी नहीं थी रहने के लिए। तो उनके पास ये डिफरेंस हुआ समीर 1 में और समीर 2 में पहले तो। फिर here we are talking not a difference but of inequality। यहाँ पर एक पॉइंट आता है inequality। inequality मीन्स असमानता। उनमें inequality हो गई दोनों में। कैसे? एक का स्टैंडर्ड हाई था और एक का स्टैंडर्ड लो था। एक का स्टैंडर्ड क्या था? एक स्कूल भी गया था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, और जो रैग्ड बॉय था वो पुअर फैमिली से था, ना उसके पास पहनने के लिए कपड़े थे ना खाने के लिए कपड़े था। अब कास्ट सिस्टम तो था इन दोनों के बीच में, एक हिंदू था एक मुस्लिम था, और उनके बीच में एक इनइक्वालिटी की भी बात थी। असमानता मीन्स दोनों इक्वल नहीं थे ना दोनों इक्वल, बट वो दोनों के दोनों फ्रेंड थे। और एक और चीज़ में बताई गई है, इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, नथिंग एल्स। अगर आपके पेरेंट्स पॉटर हैं तो क्या
तुम ये कंफर्म है कि आप पोर्टर ही बनेंगे, कुछ और नहीं बन सकते? तो दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। ऐसा नहीं है, आजकल तो चेंज हो जाता है प्रोफेशन, हम ऐसा नहीं सोच सकते। तो अब इसमें जो मेन बात बताई गई है इनइक्वालिटी के बारे में बताई गई है। बेटा इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास आगे पूरा बड़ा चैप्टर है, हम उसमें इनइक्वालिटी को अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइव्स? डाइवर्सिटी हमें कैसे जोड़ती है, हमारे जीवन में क्या वो करती है? जैसे समीर 1 और समीर 2 अच्छे फ्रेंड्स थे, तो यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। तो आपके भी ऐसे फ्रेंड होंगे जो बहुत से अलग होंगे, अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अलग तरीके का खाना खाते हैं, अलग घर है, उनकी अलग लैंग्वेज है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब आप देखिए, अब आपने ये जो स्टोरी पढ़ते हैं, आप स्टोरी सुनते हैं, इसमें अलग अब एक चीज़ देखिए, जो स्टोरी राइटर होता है, किसी को स्टोरी किस पे लिखनी पसंद होती है? किसी को एडवेंचर पे स्टोरी लिखनी पसंद होती है, किसी को स्टोरी किंग और क्वीन की लिखनी पसंद होती है, किसी को स्टोरी रियल लिखनी पसंद होती है, किसी को अपनी इमेजिनेशन की स्टोरी पसंद होती है, कोई अपनी बचपन की स्टोरी लिखता है ना? सब अपनी अलग अलग स्टोरी लिख सकते हैं ना? तो ये सब क्या है, डिफरेंट है ना, लेकिन है वो सब राइटर्स, लेकिन सब अलग अलग स्टोरी लिखते हैं। Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendship. कुछ लोग तो फॉरेस्ट में रह करके एनिमल्स की पिक्चर नहीं लेते, नेशनल जियोग्राफिक पे देखते हैं ना कि एनिमल्स की पिक्चर भी लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पास ही रह करके एनिमल्स में उनकी फाइट और उनकी फ्रेंडशिप के बारे में भी लिखते हैं। और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किंग और क्वीन के बारे में भी लिखते हैं। कुछ लोग अपनी स्कूल मेमोरीज के बारे में भी लिखते हैं। Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so for were forced to live in a place where all people wore the same 2 colors, red and white. अगर आप ये सोचें कि हम दो राइटर्स को ले लें और उन्हें सेम ही कलर के कपड़े पहनने के लिए कहें, रेड और वाइट, उन्हें सेम ही एनिमल्स रखने के लिए कहें, सेम ही फूड दें पोटैटोज़ का, और बिल्कुल हम उन्हें एंटरटेन के लिए सब कुछ एक जैसा दें, वो गेम भी एक खेलें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो एक ही स्टोरी लिख पाएंगे दोनों के दोनों? आप ही बताइए, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उसका वे ऑफ थिंकिंग अलग होगा और दूसरे का वे ऑफ थिंकिंग अलग होगा। हाँ, ये कन्फर्म है कि जो हमने चीज़ें उन्हें दी हैं वो उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे हम स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, तो क्या पता उनमें से एक स्नेक एंड लैडर के बारे में ही लिखे, दूसरा अपने कैट एंड डियर के बारे में लिखे। तो ये सब हमारी इमेजिनेशंस पर डिपेंड करता है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में क्या विविधताएं हैं? हर इंसान अलग है, उसकी अपने रेस के हिसाब से अलग है, अपने जेंडर के हिसाब से अलग है, उसका रिलीजन अलग है, उसकी एज, उसका रिलीजियस बिलीफ, हम सब हर तरीके से अलग अलग होते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज, उन्हें हम चीज़ों को अलग अलग करते हैं, है ना? लेकिन इंडिया के पास बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है ना? हम अपनी लैंग्वेज अलग होती है, हम अलग तरीके का खाना खाते हैं, अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और अलग अलग हमारे इंडिया में रिलीजन है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा चलो अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। 200 साल पहले लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे, जब ना तो ट्रेन थी, ना एरोप्लेन था, ना बस थी, ना ही कार था। तो हाउ कैन पीपल ट्रैवल्ड? पीपल कैसे ट्रैवल करते थे? पीपल ट्रैवल करते थे शिप से, हॉर्स से, कैमल से, या फिर पैदल। ओके, ये एक लिस्ट है, ये आपको खुद से फिल करनी है। इसमें देखो ये वाले ब्लॉक दिए हुए हैं ना, डिफरेंट वाले, ये इनको मैं आपको 2 पॉइंट समझा देती हूँ। जैसे डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, लोग, हमारे इंडिया की बातें हैं ये, कि लोग इंडिया में अलग अलग तरीके से कैसे प्रे करते हैं। इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल गिवन किया है थ्रू सिंगिंग अ हिम, एक गीत गाकर या फिर टेम्पल में जाकर करते हैं ना हम लोग, टेम्पल में जाकर और चर्च में जाकर। सेकेंड है जैसे डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, लोग शादी कैसे करते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया थ्रू साइनिंग अ रजिस्टर इन द कोर्ट में एक साइन करके। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हम लोगों के यहाँ हिंदू रिचुअल्स में कैसे मैरिड होती है, टेम्पल में, राइट? तो ये आपको पूरा का पूरा अपने आप से फिल करना है। अब लोग पुराने ज़माने की बात, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो लोग वहाँ पर कैसे खाना खाते होंगे, कहाँ नई जगह, ये सब कैसे ढूंढी लोगों ने, कैसे बिजनेस किया, कैसे ट्रेड किया,
अब देखो, जब लोग ट्रेड के लिए जाते थे तो उन्हें दूर दूर भी जाना पड़ता था ट्रैवल के लिए, नई जगह ढूंढते थे, तो लोग वहाँ पर रुक भी जाते थे। कई बार ऐसा होता था बहुत समय के लिए लोग वहाँ बिजनेस के लिए बहुत टाइम के लिए रुक जाते थे। लेकिन मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज, और वहाँ से कुछ लोग अपना घर क्यों छोड़ते थे? क्योंकि वहाँ पर खाना नहीं मिलता था या फिर सूखा पड़ गया था, ड्रॉट आ गई थी वहाँ पर, जिसकी वजह से उन्हें खाने की कमी हो गई थी, तो इसलिए वो वहाँ की जगह छोड़ देते थे। फिर वो दूसरी जगह जाते थे काम को ढूंढने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जब आप नया घर ढूंढते हो, नया घर बनाते हो, तो लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। आप एक एग्जांपल लो, आप अभी फ़िलहाल यहाँ बड़ौत में रहते हो, थोड़े ही टाइम बाद आप मेरठ में जाके रहने लगो, तो आपको जो कन्वीनियंट पहले बड़ौत में मिलता था आपके पास, आप अपने फ्रेंड्स को जानते थे, नेबर्स को जानते थे, मार्केट को जानते थे, बहुत ही ईजी था। आप यहाँ पर डेली सुबह शाम मंदिर जाते थे। आप मेरठ गए, आपके आसपास लोकेलिटी में कोई टेंपल नहीं है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती है ना। तो ये तो हमारे बिल्कुल बॉर्डर लाइन, हमारे डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर लाइन मैच है, तो इसलिए ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन अगर हम स्टेट चेंज करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहने जाते हैं, तो वहाँ पे हमें अलग रिलीजन के लोग मिलते हैं, है ना, अलग तरीके के लोग मिलते हैं, कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, अलग कल्चर मिलता है, हर चीज़ डिफरेंट मिलती है वहाँ पर। अब हमें बहुत सारी चीज़ों का बारे में हिस्ट्री कैसे बताती है, हिस्ट्री से हमें कैसे पता चलता है? जब हम कहीं जाते हैं तो आपने पढ़ा है ना हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में, आप जानते हो ना सब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इतिहास हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जगह अपने आप बताती है। जब हम जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में क्या हिस्ट्री बताती है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो बहुत पुराने टाइम की है, वो भी एक हिस्ट्री है ना। तो उससे हमें वहाँ के कल्चर के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि वो मुस्लिम कल्चर्स ने बनाई हुई है ना, उनकी एक यूनिक हिस्ट्री होती है। Similarly, diversity is also comes about when people adapt their lives in geographical area. कई बार हमें डाइवर्सिटी का geographical area से भी पता चलता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, तो उससे भी आपकी डाइवर्सिटी बन सकती है। देखो, जो प्लेन्स में रहते हैं उन लोगों का रहना सहना अलग होता है, जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं उन लोगों का लिविंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है ना। अब जो सी के पास रहते हैं उनका लिविंग स्टाइल अलग होता है, माउंटेन एरिया वाले के पास अलग होता है। इसके लिए आप अब तो ये उनके खाने का स्टाइल अलग होता है, कपड़े अलग तरीके के पहनते हैं वो। तो इसके बारे में इन्होंने हमें एक स्टोरी गिवन है। इन्होंने हमें मैप में इंडिया के मैप में से 2 स्टेट लिए हैं, केरला एंड लद्दाख। तो अब हम इनकी स्टोरी में पढ़ेंगे कि ये जोग्राफिकल एरिया से कैसे चेंज पड़ता है। ठीक है, इन्होंने हमें लद्दाख की स्टोरी गिवन है। बेटा, लद्दाख के बारे में बताते हैं कि लद्दाख जो है, लद्दाख डेजर्ट है, माउंटेन्स का, पहाड़ों का। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर थोड़ी बहुत ही एग्रीकल्चर होती है, और वो हमेशा वाइट स्नो से कवर्ड रहते हैं वो सारे माउंटेन्स। बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है लद्दाख में, है ना। वहाँ पर बहुत कम पेड़ हैं, वहाँ पर ग्रोइंग पार्ट बहुत कम है, वहाँ पर हम क्रॉपिंग नहीं कर पाते, और पानी पीने के लिए भी उन लोगों को स्नो मेल्ट करनी पड़ती है। इवन समर मंथ्स मीन्स गर्मियों में भी उन लोगों को क्या करना पड़ता है, आइस मेल्ट करके पानी पीता पड़ता है। लोग वहाँ पर क्या रखते हैं, शीप एंड गोट रखते हैं मोस्टली, क्योंकि शीप से वो क्या करते हैं बेटा, वूल बना लेते हैं, और वूल को वो मार्केट में सेल करते हैं कश्मीर में। और बहुत फेमस वूल है एक पश्मीना, वो इसीलिए शीप और गोट को पालते हैं, जिससे वो पश्मीना कश्मीर में बेचते हैं, जिससे क्या बनते हैं, शॉल। वहाँ के लोग ज़्यादातर मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, चीज़ और बटर। हर फैमिली के पास गोट होती है, गोट, काउज या फिर डॉज जिसे कहते हैं, याक जो होती है ना। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेजर्ट है, इजी नहीं है वहाँ पर लाइफ, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। और वहाँ पर ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कारवेंस ट्रेवल्ड टू विच व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। वहाँ पर बहुत सारे लोग ना ट्रेड करने के लिए आए थे, उस पार्ट को हमने तिब्बत बोल दिया है। जो कैरावन्स आते हैं टेक्सटाइल मीन्स कपड़ा लेकर के, और स्पाइसेस लेकर के, कच्चा सिल्क लाते हैं, वो रॉ सिल्क, और उसका क्या बनाते हैं वो लोग, कारपेट बनाते हैं। ये कहते हैं कि बुद्धिस्ट जो हैं तिब्बत पहुँचे थे लद्दाख के जरिए, मीन्स लद्दाख को निकलते हुए। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, और वहाँ पर इस्लामिक लोग भी रहते हैं। इस्लाम वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था कम से कम 400 ईयर्स पहले। मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वहाँ पर, लद्दाख जो है बहुत वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम।
लद्दाख में लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, पोएम गाते हैं, वहाँ की वॉइस बहुत अच्छी है। जो तिब्बतन नेशनल एपिक, मतलब तिब्बत के जो लोग हैं वहाँ पर, उनके वहाँ पर गाते हैं केसर सागा, जो मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों ही लोग गाते हैं। ये पिक्चर में आपको वुमेन्स दिखाई हुई है जो पश्मीना शॉल बना रही हैं वूल से। अब केरला के बारे में, केरला आप सबको पता है कि साउथ इंडिया का पार्ट है, वो मैप में सबसे नीचे आता है। वो किसके किनारे है? सी के किनारे है, तो वहाँ पर पहाड़ी तो है ही नहीं। साइड एंड हिल्स ऑन द अदर, दूसरे साइड में है छोटे मोटे पहाड़ी है वहाँ पर। केरला में क्या होता है सबसे ज़्यादा? पेपर, क्लॉव्स, कैराडोमन, आपको पता है ना, काली मिर्च, सारे मसाले केरला में होते हैं। उसे इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, और इसकी वजह से ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है। वहाँ पर बिजनेस करने के लिए जैश लोग, अरब ट्रेडर्स भी आए थे सबसे पहले, और सबसे पहले क्रिस्ट सेंट थॉमस आए थे, जिनका कहते हैं जो इंडिया में क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे 2000 ईयर्स पहले। कहाँ पर आई थी सबसे पहले क्रिश्चियनिटी? 2000 ईयर्स एगो बिफोर सबसे पहले वो केरला में आई थी। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, बहुत सारे अरब के ट्रेडर्स भी आकर के यहाँ पर सेटल हो गए थे, और इनमें से थे एक इब्न बतूता, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने कम से कम 700 ईयर्स एगो आए थे वो, और उन्होंने एक ट्रैवल लॉग लिखा था। ट्रैवल लॉग मीन्स अपनी यात्रा के ऊपर एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुस्लिम जो है हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है। वो केरला आए थे वो सबसे पहले, फिर उन्होंने अपने ट्रैवल के बारे में लिखा, और उसमें उन्होंने सबसे पहले मेन बात क्या लिखी कि मुस्लिम हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है। पुर्तगाल से भी इंडिया आए थे लोग। तो पोर्तुगीज़ ने सबसे पहले, एक फेमस पोर्तुगीज़ हैं जिनका नाम है वास्को ड गामा, जिन्होंने इंडिया आने के लिए सी रूट फाइंड किया था। कहाँ से? इंडिया फ्रॉम यूरोप से आए थे वो, और उन्होंने सबसे पहला सी रूट फाइंड करा था इंडिया आने के लिए। अब बहुत सारे हिस्ट्रिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जिससे अब हमें क्या पता चला, केरला की हिस्ट्री हमने जानी तो उससे हमें क्या पता चला कि केरला के अंदर बहुत सारे रिलीजन हैं, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म और बुद्धिज्म। ठीक है, केरला के अंदर कितनी सारी डाइवर्सिटी हुई। एक फेमस पॉइंट ये भी है, जो केरला में फिशिंग नेट यूज़ करते हैं केरला के पीपल, वो उस फिशिंग नेट को, चाइनीज़ नेट है वो, उसको वो चीना वाला कहते हैं। जो वहाँ के बर्तन हैं, चाइनीज़ बर्तन जो यूज़ करते हैं, फ्राइंग पैन वगैरह, उन्हें वो चीना चट्टी कहते हैं। वो लोग विश्वास करते हैं चाइना को चीन कहने में। वहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है, और वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की क्रॉपिंग करते हैं? राइस की। ठीक है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं सबसे ज़्यादा? राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। फिश इसलिए क्योंकि वहाँ पर सी ज़्यादा है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग फिशिंग भी करते हैं। और केरला का सबसे फेमस फेस्टिवल है ओणम फेस्टिवल, और उस फेस्टिवल पर वो क्या करते हैं? बोट रेस करते हैं। अब हमने केरला और लद्दाख के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंट ज्योग्राफिकल स्टाइल हमें पता चले कि एक माउंटेन एरिया है ना, वहाँ पर स्नो पड़ती है, और एक क्या है? सी एरिया है। वहाँ के लोग क्या खाते थे? मीट, मिल्क, ये चीज़ ये खाते थे। कहाँ के? लद्दाख के। और यहाँ के लोग क्या खाते थे? केरला के लोग पीपल फिश एंड राइस। और यहाँ पर हमने केरला के बारे में पता चला कि यहाँ पे चाइनीज़ लोग भी आए थे, अरब पीपल आए थे, ये सब हमें इनकी हिस्ट्री से पता चला। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट, आवर प्रेजेंट लाइव्स आर ऑल about moving from place to place for work. With each move, our cultural tradition and way of life slowly become part of the new place we are in. अब देखो, आपको केरला से ही पता चला लोग किस लिए आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे। पीपल यहाँ पर आए बिजनेस के लिए, जैसे अभी हमने एक सेंट थॉमस का नाम पढ़ा था, तो वो भी यहाँ ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन वो लोग यहीं पर सेटल हो गए, जिससे इंडिया में क्रिश्चियनिटी भी आ गई ना। तो कुछ हिस्ट्री से भी हमें अपने बारे में पता चलता है। लेकिन फिर भी क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम इंडिया के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, फिर भी इंडिया के अंदर क्या है? यूनिटी है, और यूनिटी इज अवर स्ट्रेंथ। यूनिटी ही हमारी ताकत है। इंडिया पर ब्रिटिश ने रूल करा है ना। वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजन बैकग्राउंड्स कम टुगेदर टू अपोज देम। पता नहीं कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिसमें मैन भी है, वेमेन भी। आप सब जानते हैं ना कितने सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए, सबकी कोई अलग कल्चर से था, किसी का अलग रिलीजन था, लेकिन सब इकट्ठे हुए, एक साथ लड़े, और हमने क्या करा? ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा दिया, है ना।
दे वर सो डिफरेंट एंड दे कंटिन्यू टू रूल दैम। हमने उन इंडियंस सारे इकट्ठे हुए तभी तो रूल किया। लेकिन सबसे पहले ब्रिटिश ने क्या किया, जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि यहाँ पर बहुत यूनिटी है, तो उनका एक फेमस रूल था, आप सब जानते भी हो कौन सा, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने पहले भारतीयों को तोड़ना चाहा, फिर उस पर रूल किया। कुछ जगह उनका वो फॉर्मूला काम भी हुआ, लेकिन फिर लोग समझ गए कि ऑलवेज यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। तो लोग सब मिलकर इकट्ठे हुए, सबने बैटल किया और हम सब क्या हुआ, हमने ब्रिटिशर्स इंडिया से भगा दिए। ये एक पोएम गिवन है जिसमें लिखा है कि उन दिनों का खून याद रखो दोस्तों, जिसमें एक हंटर थे। हंटर कौन, किसको बोला गया है, ब्रिटिशर्स को। उन्होंने हमारे यहाँ जलियांवाला बाग पे भी लड़ाइयाँ की थी, कितनी सारी गोलियाँ चलाई थी, हिंदुओं का खून बहा था, मुस्लिमों का खून बहा था, है ना, कितनी सारी खून की नदियाँ बही थी। कुछ जेल में चले गए थे, कुछ को उन्होंने ग्रेव्स में डाल दिया था, कब्र में डाल दिया था। ये सब इनके बारे में एक पूरी स्टोरी है, ये IPTA की एक स्टोरी गिवन है, पोएम। एक सॉन्ग था जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में गाया गया था, जहाँ पर सब इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर जनरल डायर ने ओपन फायर करा दी थी। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, जिसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, पता नहीं कुछ रिच थे, कुछ पुअर थे, सब इकट्ठे हुए थे ब्रिटिशर से प्रोटेस्ट करने के लिए। और दिस सॉन्ग वॉज कंपोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। और ये गाना उनकी याद में गाया गया था, है ना, जो जनरल डायर ने, ब्रिटिशर ने हमारे जलियांवाला बाग पे गोलियां चलवाई थी ना, जहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग मिले थे, मर गए थे। तो ये गाना उनकी याद में गाया जाता है। कुछ सॉन्ग्स और सिंबल्स हैं जिनसे हमें क्या पता चलता है, फ्रीडम स्ट्रगल पता चलता है। और कुछ स्लोगन्स भी हैं, आप लोगों को पता है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसमें एक पिक्चर दिखाई हुई है पंडित नेहरू की, जो इंडिपेंडेंस डे पे क्या दे रहे हैं, एक स्पीच दे रहे हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? ये क्या सिंबल है इसका? वॉज द सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। ये एक सिंबल है जहाँ पर लोगों ने ब्रिटिशर्स को प्रोटेस्ट किया था। एक बुक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने कहा है, इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस एंड बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड। इसमें उन्होंने बोला है, एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है ये, मैं आपको वर्ड टू वर्ड तो इसका मीनिंग नहीं बता रही हूँ, आपको मैं ऐसे ही बता रही हूँ बेटा। इसका मतलब ये है कि पंडित नेहरू ने कहा है कि भारतीय इतने आसान नहीं है कि कोई भी आएगा और उन पर रूल कर लेगा। हम लोगों के अंदर पेशेंस है, हम लोग विश्वास रखते हैं और हम सब एक हैं, तो हमें कोई इजीली नहीं हरा पाएगा। इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। हमारे इंडिया को पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी नाम दिया था, कि हमारी विविधताओं में भी एकता है। मतलब हमारे यहाँ अलग अलग कल्चर है पर फिर भी हम सब एक हैं। आप इंडिया के नेशनल एंथम को देख लो, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, यूनिटी ऑफ इंडिया, उसमें ही आपको यूनिटी ऑफ इंडिया दिख जाएगा। उसमें बहुत सारे वर्ड अलग अलग स्टेट से लिए हुए हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड उसमें यूज़ किए गए हैं हमारे इंडिया की यूनिटी को शो करने के लिए। आवर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू ऑल।